विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था कर रहे थे हम लोग, ठीक है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि संसद के 3 वाचन, मतलब जब कोई विधेयक प्रस्तुत किया जाता है तो उसके 3 वाचन के बारे में बताया, ठीक है। अब भाई लोकसभा ने पारित कर दिया कोई बिल, राज्यसभा ने पारित कर दिया, अब राष्ट्रपति के पास आया तो राष्ट्रपति के पास एक अधिकार होता है संयुक्त अधिवेशन बुलाने का। तो सबसे पहले आपने ये याद करना है कि संयुक्त अधिवेशन किस आर्टिकल में है। आंसर आर्टिकल 108 में है। दूसरा आपने याद करना है कि संयुक्त अधिवेशन जो बुलाया जाता है किस प्रकार के विधेयकों के संबंध में बुलाया जाता है। तो आंसर साधारण विधेयक के संबंध में बुलाया जाता है। किसके संबंध में? साधारण विधेयक के संबंध में बुलाया जाता है। तीसरा क्वेश्चन बनेगा कि जब ज्वाइंट सिटिंग होती है, यानी क्या संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन होता है, तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? आंसर लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष करता है, ठीक है। अब सबसे पहले हम ये बोलते हैं कि भाई 3 कारण कौन से हैं जिसकी वजह से राष्ट्रपति क्या करता है? संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। नंबर 1, यदि दूसरे सदन ने विधेयक को अस्वीकार कर दिया हो, यानी यार पहले सदन ने पास कर दिया विधेयक को, दूसरे सदन को भेजा, दूसरे सदन ने क्या कर दिया? उसको अस्वीकार कर दिया। पहला कारण तो ये है। पहला कारण क्या है? कि पहले सदन ने किसी बिल को पास कर दिया है, और किस प्रकार के बिल को? साधारण विधेयक के संबंध में होता है। खाली बार बार बोल रहा हूं, यूपीएससी ने कई जगह पर क्वेश्चन पूछ लिया है, किस प्रकार के विधेयक और किस प्रकार के विधेयकों में नहीं होता है। तो संविधान संशोधन विधेयक में नहीं होता है, धन विधेयक में नहीं होता है, धन विधेयक में नहीं होता है, ना ही संविधान संशोधन विधेयक में होता है। इतना क्लियर हो गया। तो साधारण विधेयक के संबंध में मैंने कहा पहले सदन ने पास कर दिया, दूसरे सदन ने उसको अस्वीकार कर दिया। दूसरा, पहले सदन ने पास कर दिया, दूसरे सदन को भेजा, दूसरे सदन ने क्या किया? उसमें संशोधन का प्रस्ताव रखा। क्या करा? उसने कहा ये संशोधन होने चाहिए, और पहले सदन ने कहा कि नहीं भाई ये संशोधन नहीं हो सकता। यानी दोनों सदनों में अंतिम रूप से क्या बन गई? असहमति बन गई। क्या बन गई? असहमति बन गई। तीसरा कारण हो सकता है कि पहले सदन ने पास कर दिया किसी बिल को, साधारण विधेयक को पास कर दिया, दूसरे सदन ने 6 महीने हो गए अपने पास के रोक के रखा हुआ है। तो हम इन तीनों कंडीशन को मिलाकर बोलते हैं कि गतिरोध उत्पन्न हो गया। क्या हो गया? गतिरोध उत्पन्न हो गया। तो जब कोई साधारण विधेयक एक सदन द्वारा पारित करके दूसरे सदन को भेजा जाता है और दोनों सदनों के बीच में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है, तो राष्ट्रपति आर्टिकल 108 का प्रयोग करते हुए, कौन? राष्ट्रपति कौन सा आर्टिकल? 108 का प्रयोग करते हुए दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। क्या कर सकता है? दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, ठीक है। क्या आज तक बुलाया गया संयुक्त अधिवेशन? हाँ जी, 3 बार बुलाया गया। एक बार 1961 में बुलाया गया, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, राष्ट्रपति भी याद कीजिए कौन थे। 1961 में देखिए क्या हुआ था, दहेज प्रतिषेध विधेयक 1960 लाया गया, उसके संबंध में क्या हो गया? गतिरोध उत्पन्न हो गया। तो राष्ट्रपति ने क्या कर दिया? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई। इसके संबंध में दहेज, आपने जो याद करना वो ये याद करना, दहेज प्रतिषेध विधेयक 1960 तो ये 1961 में बुलाया गया। 1 साल लग गया लगभग गतिरोध उत्पन्न होते होते, 6-8 महीने जो भी हैं। 1961 में बुलाया गया दहेज प्रतिषेध विधेयक 1960। दूसरी बार फिर बुलाया गया, उस समय मोरारजी देसाई थे, 1978 का समय था। बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक, बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक के संबंध में। और तीसरी बार बुलाया गया 2002, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में आतंकवाद निरोधक अध्यादेश 2002, पोटो, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस। बाद में उसको पोटा किया गया, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट बनाया गया उसको, जब संसद के दोनों संयुक्त अधिवेशन में उसको क्या कर दिया गया? साधारण बहुमत से पास कर दिया गया। साधारण बहुमत का मतलब होता है 50% + 1, 50% + 1, ठीक है। अब इसमें भी कुछ कंडीशंस होती हैं भाई, 108 जब बुलाएगा राष्ट्रपति, यदि लोकसभा के विघटन के कारण विधेयक व्यपगत हो जाता है, क्या होता है? लैप्स हो जाता है, तो राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकता। कुछ कंडीशंस होती हैं। यदि लोकसभा के विघटन के कारण विधेयक क्या हो गया? व्यपगत हो गया। व्यपगत हो गया मतलब लैप्स हो गया, तो फिर राष्ट्रपति 108 के तहत संसद का संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकता। दूसरा,
किंतु अनुच्छेद 108 के 5 में लिखा हुआ है कि यदि राष्ट्रपति द्वारा संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत करने की सूचना सदनों को दिए जाने के बाद लोकसभा का विघटन हो जाता है तो उनका संयुक्त अधिवेशन हो सकेगा और विधेयक भी पारित किया जा सकेगा, क्योंकि अधिसूचना जारी कर दी गई राष्ट्रपति के द्वारा कि ज्वाइंट सिटिंग क्या करनी है, बुलानी है। आज अधिसूचना जारी की, कल लोकसभा क्या हो गई, आने वाले कल में विघटित हो गई, तो भी बुलाई जाएगी। भले ही लोकसभा विघटित हो गई, पर क्योंकि महामहिम की अधिसूचना क्या हो चुकी है, 108 बुलाने की अधिसूचना नोटिफिकेशन जारी हो चुका था, इसलिए अब विघटित होने के बाद भी क्या होगा, जो ज्वाइंट सिटिंग होगी उसमें लोकसभा क्या करेगी, प्रतिभाग करेगी। तो समझ में आ गया, ठीक है। जब राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन आहूत करने की अधिसूचना जारी कर दी गई हो तो कोई भी विधेयक पर आगे कार्यवाही नहीं करेगा, कोई भी विधेयक पर आगे कार्यवाही नहीं करेगा। आर्टिकल 118 के 4 में लिखा हुआ है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? आंसर लोकसभा अध्यक्ष करता है। कहां पर लिखा हुआ? 118 के 4 में लिखा हुआ। यदि अधिवेशन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से विधेयक पास हो जाता है तो उसे दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया समझा जाता है। क्या किया जाता है? साधारण विधेयक से होता है ये पास, सॉरी साधारण बहुमत से पास हो। मैंने कहा साधारण विधेयक के संबंध में बुलाया जा सकता है 108 को, और साधारण बहुमत से ही क्या होता है, पास होता है। क्लियर हो गया? ठीक है। संसद के संयुक्त अधिवेशन सिर्फ साधारण विधेयक या वित्त विधेयक के संबंध में ही बुलाया जा सकता है। वित्त विधेयक जब हम 117 पढ़ रहे होंगे तो वहां पर एक प्रकार का वित्त विधेयक बिल्कुल साधारण विधेयक की तरह होता है, इसलिए उसके संबंध में भी 108 बुलाई जा सकती है। तो हम दो चीजें बोलते हैं। वित्त विधेयक हम इसलिए नहीं बोलते हैं जल्दी से, कहीं पूरे वित्त विधेयक को समझ लो। वित्त विधेयक के जब अलग अलग प्रकार पढ़ेंगे तो उसमें सिर्फ एक प्रकार का जो वित्त विधेयक होगा उसके संबंध में क्या करेंगे, 108 बुलाया जा सकेगा। एक प्रकार के वित्त विधेयक के संबंध में नहीं बुलाई जा सकती 108, ठीक है। पर मैंने कहा साधारण विधेयक या वित्त विधेयक के संबंध में ही बुलाई जा सकती है। धन विधेयक तथा संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। यूपीएससी की तैयारी करने वाले इसको अभी याद कर ले। क्या? धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में 108 नहीं बुलाई जा सकती, केवल साधारण विधेयक और वित्त विधेयक का एक प्रकार है, उसके प्रकार में ही 108 बुलाई जा सकती है। क्लियर हो गया? ठीक है। धन विधेयक के संबंध में क्यों नहीं बुलाई जा सकती भाई? क्योंकि धन विधेयक पर लोकसभा का निर्णय अंतिम होता है, राज्यसभा सिर्फ 14 दिन तक रोक सकती है, और क्योंकि राष्ट्रपति की ही है ना उस पर साइन भी करने, क्योंकि राष्ट्रपति की अनुमति से पेश किया गया धन विधेयक लोकसभा में, राष्ट्रपति उस पर साइन भी करने पड़ते हैं। चलो, संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक के बारे में भाई कुछ क्लॉज ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट है। एक तो साफ साफ क्या रखा कि दोनों सदनों द्वारा अलग अलग, पहले लिख दिया गया है अलग अलग, क्या 108 तो बुला ही नहीं सकते, अलग अलग। साथ में क्या रखा? विशेष बहुमत, यानी 2/3 बहुमत से। जबकि 108 क्या हो रहा है? साधारण बहुमत से। क्या हो रहा है? साधारण बहुमत समझ गया ना, 50% प्लस 1। विशेष बहुमत मतलब 2/3 बहुमत, यानी लोकसभा 2/3 बहुमत से पास करेगी संविधान संशोधन विधेयक को, और राज्यसभा भी 2/3 बहुमत से पास करेगी संविधान संशोधन विधेयक को। तब राष्ट्रपति उस पर साइन करने के लिए बाध्य होता है। क्या होता है? किस संविधान संशोधन से राष्ट्रपति को बाध्य किया गया? संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है, वो उसको पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता। किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई थी? 24वें संविधान संशोधन विधेयक सन 1971। चेक कीजिए जल्दी, 3 बार पूछ चुका हूं ये प्रश्न आपसे मैं, तीसरी बार में याद होना चाहिए। अगली बार कंडाली महोत्सव है 1971। 24वें संविधान संशोधन विधेयक 1971 के द्वारा राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया गया हस्ताक्षर करने के लिए। किस पर? संविधान संशोधन विधेयक पर। तब से राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए क्या है? बाध्य है 1971 से। कब से? 24वें संविधान संशोधन से। ठीक है, आगे। अच्छा जी, स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अब तक कुल 3 बार
विवादास्पद विधेयकों को पारित करने के लिए संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत किया गया है। 6 मई 1961 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में दहेज निरोध विधेयक 1960 पारित करने के लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था, जो 2 दिन तक चला था। 2 दिन तक चला था। यार बताओ यार, दहेज का निरोध करने वाले विधेयक पर भी क्या हुआ, असहमति हुई, क्योंकि मन में मान लिया ना कि ना ना भाई बेटी को दहेज तो देना ही है। ये तो गलत बात है ना, क्यों देना भाई, दुल्हन ही दहेज है, क्या है। माता पिता ने पाल पोस के बड़ा किया, किसी दूसरे परिवार को दे दिया, उससे बड़ा दहेज क्या होगा। बल्कि उन्हें तो नतमस्तक होना चाहिए लड़के वालों को कि क्या किया, अपनी बेटी दी है भाई, उसको पाल पोस के बड़ा किया और उसको दे दिया, संस्कारों के साथ दे दिया, तो क्या है, वही दहेज है। समझ में आया। ध्यान रखना बालकों, दहेज मत लेना। क्या मत लेना, अपने पुरुषार्थ से कमाना, जो भी कमाना होगा। सुनेंगे थोड़े इस समय, क्या बोला मैंने, जो भी कमाना होगा अपने पुरुषार्थ से कमाना। समझ में आया, तभी रिस्पेक्ट मिलेगी, वरना गड़बड़ है फिर। हाँ, तो दहेज निरोध विधेयक 1960 पारित करने के लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था, जो 2 दिन तक चला था। दूसरी बार, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल भी देता हूं, सुन लीजिए। आईएएस का इंटरव्यू चल रहा था, ठीक है, मेरा मित्र था, उससे पूछा कि क्या आप दहेज का विरोध करते हैं। उसने कहा हाँ जी बिल्कुल मैं विरोध करता हूं दहेज का। क्या, दहेज का मैं पूरी तरह से 100% विरोध करता हूं। और थोड़ा रुका वो, और उसने फिर लगाया लेकिन, और उसी समय क्या हुआ था, बालिकाओं को उत्तराधिकार का अधिनियम पारित हुआ था कि पिता की संपत्ति पर पुत्री भी क्या है, 50% की अधिकारी है। परंतु मैं अपनी पत्नी से यह अवश्य कहूंगा कि वो अपनी पिता की संपत्ति में से 50% क्या करे, अपना अधिकार मांगे। तो सामने जो बोर्ड में बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि क्या आप अप्रत्यक्ष रूप से दहेज नहीं ले रहे हैं, क्या आप अप्रत्यक्ष रूप से दहेज नहीं ले रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं सर, अभी जो अधिनियम, जो कानून बना है, उसमें पुत्री को क्या है, पिता की संपत्ति में 50% का अधिकारी माना गया है। इसको बोलते हैं क्या, अपना ज्ञान उड़ेलना। मतलब वो ये बताना चाह रहा था कि मैंने वो भी पढ़ा है क्या, कि अभी अभी जो अधिनियम आया है जिसमें पुत्री को 50% का, क्या भाई जितना पूछा जाए ना उतना ही बताओ। इंटरव्यू में आपसे अगर पूछा गया भारत की राजधानी कहाँ है, बोलिए नई दिल्ली है। साथ में ये मत बोलिए नेपाल की जी काठमांडू है, भूटान की जी थिम्पू है, उसको जी क्या बोलते हैं, समझ में आया, पाकिस्तान की इस्लामाबाद है, लाहौर नहीं है जी, अधिकतर लोग लाहौर समझते हैं। इतना नहीं बतियाना है, क्या करना है, उतना ही आंसर देना है जितना पूछा गया। जब वो व्यक्ति बाहर आया, मैंने कहा कैसा गया इंटरव्यू, उसने कहा बढ़िया गया, बाकी वास्तव में बहुत अच्छा गया था उसका इंटरव्यू। इस चीज पर वो रिजेक्ट हुआ। क्या हुआ, जैसे उसने मुझे बताया कि मैंने ऐसा जवाब दिया, मैंने कहा गए आप, क्या हो गए। तो कई बार, अब मैं वो शेर तो भूल गया कि जिंदगी की राह में कुछ ऐसे भी दौर गुजरे, तारीख ने खता की और सदियों ने सजा पाई है। क्या की है, तारीख खता करती है, एक पल में खता होती है, खता मतलब मिस्टेक, और सदियों ने सजा पाई है। बन नहीं पाया वो फिर आईएएस, पीसीएस बन गया, आईएएस नहीं बन पाया। आज भी मन में कुंठाएं होंगी कि यार काश मैं वो जवाब ना देता, तो आज जो मेरे ऊपर जो सीनियर आईएएस बैठे हैं ना, उनके अंडर में काम नहीं करना होता। समझ में आया। तो कभी कभी ज्ञान उड़ेलना भी क्या होता है, खतरनाक होता है। आज्ञा से आगे जाना आज्ञा का उल्लंघन है। आज्ञा से आगे जाना भी क्या है, आज्ञा का उल्लंघन है। पंक्चुअलिटी का मतलब ये होता है कि आपका टाइम कितने बजे का है, 7:30 का टाइम है, आप 6 बजे आके बैठ गए हैं, ठीक है, आप लगातार फोन कर रहे हैं मुझे, मैं तो आ गया जी, खोलो इंस्टीट्यूट खोलो, ये भी आज्ञा का उल्लंघन है। 7:30 का मतलब होता है कि आप 10-15 मिनट पहले अपनी सहूलियत के लिए आगे, उसको पंक्चुअलिटी बोलते हैं। वैसे तो पंक्चुअलिटी होती है कि 7:30 मतलब 7:25 पे आप यहाँ पहुंचे, दैट इज पंक्चुअलिटी। समझ में आया। उसके बाद दिन भर बैठे रहो आप, आपको मना नहीं है, आप रात तक बैठे रहो 12 बजे, लेकिन सुबह का जो समय है, जो खुलने का समय, वो क्या है, 7:30। तो समझ में आ गया, ठीक। तो ध्यान रहेगा। आगे दूसरी बार संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया गया भाई, मोरारजी देसाई का समय था। किसका,
प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। 16 मई 1978 को बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक, कौन सा, बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक पर विचार करने के लिए बुलाया गया था। इस पर भी असहमति हो गई थी। जो 3 असहमतियां बताई मैंने वो हुई, ठीक है। तीसरी बार संयुक्त अधिवेशन 26 मार्च 2002 को पोटो के संबंध में, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस, आतंकवाद निरोधी अध्यादेश पर विचार करने के लिए प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में बुलाया गया। इस बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के तत्कालीन अध्यक्ष कौन कर रहे थे, पीएम शहीद कर रहे थे। कौन कर रहे थे भाई, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कौन करता है, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है भाई, लोकसभा अध्यक्ष। 118 के 4 में कह रखा है, किंतु यदि वह अनुपस्थित हो तो तब कौन करेगा, तब लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा। यदि उपाध्यक्ष भी ना हो तो तब कौन करेगा, तब कौन करेगा भाई, राज्यसभा का उपसभापति करेगा। कौन करेगा, सभापति नहीं करेगा, कौन करेगा, राज्यसभा का उपसभापति करेगा। सभापति क्यों नहीं करेगा, क्योंकि वो उपराष्ट्रपति है, क्योंकि वो दोनों सदनों में से किसी का सदस्य नहीं है भाई। न तो वो लोकसभा का सदस्य है, ना वो राज्यसभा का सदस्य है। वो राज्यसभा का सभापति है उपराष्ट्रपति होने के नाते। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा रही है, उपसभापति करेगा। उसके बाद कौन करेगा, तथा उसकी भी अनुपस्थिति में कोई ऐसा व्यक्ति उस अधिवेशन की अध्यक्षता करता है जो अधिवेशन में उपस्थित सदस्यों द्वारा चुना जाए। क्लियर हो गया, ठीक है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति नहीं करता है, क्योंकि वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। यह याद रखना है आपने। क्लियर हो गया। संयुक्त बैठक का कोरम दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होता है। यानी दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई तो 1/10 होने चाहिए, तभी क्या होगा, कार्यवाही शुरू होगी, नहीं तो नहीं होगी। संयुक्त बैठक की कार्यवाही लोकसभा की प्रक्रिया नियमों के अनुसार संचालित होती है, ना कि राज्यसभा के नियमों के अनुसार। यह भी इंपॉर्टेंट है। निम्न सदन है लोकसभा, लेकिन यहां पर प्रक्रिया नियम कौन से चलेंगे, आंसर लोकसभा के प्रक्रिया नियम चलेंगे। कौन से नियम चलेंगे, लोकसभा के प्रक्रिया नियम। क्लियर हो गया। अब क्या होगा, वो विधेयक कहां जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा स्वीकृति के लिए। किसके पास जाएगा, राष्ट्रपति। जब दोनों सदनों द्वारा अलग अलग या संयुक्त बैठक में पारित विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है, 111 याद रखना आपने। क्या याद रखना है, आर्टिकल 111 के तहत राष्ट्रपति के पास 3 शक्तियां होती हैं। 3 शक्तियां क्या हैं, नंबर 1, वह विधेयक पर अपनी अनुमति दे सकता है। नंबर 2, वह विधेयक पर अपनी अनुमति रोक सकता है। जब रोकता है तो उसको वीटो पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं। और तीसरा, उसे अपने सुझाव के साथ सदनों को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। क्या कर सकता है, या तो अनुमति देगा, या अनुमति रोकेगा, या पुनर्विचार के लिए वापस भेजेगा। आर्टिकल 111 याद रखना है। क्या याद रखना है, 111। बैरक में जाइए 111 पर, ऐसा ही लिखा हुआ है, बिल्कुल ठीक है। किंतु यदि दोनों सदन विधेयक पर पुनः संशोधन सहित या रहित दूसरी बार पारित कर देते हैं तो राष्ट्रपति विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए क्या होता है, बाध्य होता है। क्या होता है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद जो बिल है वो बन जाएगा एक्ट, अधिनियम बन जाएगा। तब उसको क्या बोलेंगे हम, अधिनियम बोलेंगे या एक्ट बोलेंगे। उसे सरकारी गजट में प्रकाशित करके उसको लागू कर दिया जाता है। क्लियर हो गया। जब राष्ट्रपति ना तो विधेयक पर अपनी अनुमति देता है, ना ही उसे पुनर्विचार के लिए संसद के पास भेजता है, तो विधेयक का अंत हो जाता है। क्या हो जाता है, ना तो उसने क्या किया, अनुमति दी, ना पुनर्विचार के लिए वापस भेजा, तो हमने बोला विधेयक का क्या हो गया, वहां पर अंत हो गया। इसे राष्ट्रपति की पॉकेट वीटो या जेबी वीटो भी कहा जाता है। आज तक सिर्फ एक बार प्रयोग किया गया, राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह द्वारा भारतीय डाक संशोधन विधेयक के संबंध में 1986 में भारतीय डाक संशोधन विधेयक के संबंध में ज्ञानी जैल सिंह ने पॉकेट वीटो का यूज किया। उसके बाद आज तक पॉकेट वीटो का यूज किसी ने नहीं। क्लियर हो गया। अब अगला मैं बताऊंगा आपको, अगला लेक्चर जो होगा वो धन विधेयक के पारित होने की प्रक्रिया बताऊंगा। क्या बताऊंगा, धन विधेयक और धन विधेयक के पारित होने की प्रक्रिया। क्लियर।